रायगढ़ के रहने वाले कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपनी पत्नी और 8 साल के मासूम बेटे के साथ मणिपुर में शहीद हुए। आज तीनों का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। कर्नल त्रिपाठी के साथ 4 और जवान शहीद हुए। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय सेना पर ये हमले किए किसने? भारत के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ तनाव चलता ही रहता है, लेकिन इसके मुकाबले पूर्वोत्तर शांत रहता है। तो फिर यहाँ ऐसा कौन सा आतंकवादी संगठन आ गया है जो सीधे भारतीय सेना को चुनौती दे रहा है? कहीं इसके पीछे चीन का कोई हाथ तो नहीं है? हमारी रिपोर्ट से समझिए। बेटा तेरा बलिदानी, इस बलिदान पे तुम ना रोना मां। देश की खातिर जा रहा हूं, आंसू से आंचल न भिगोना मां। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपनी मां से यही कह रहे होंगे। फौजी होने की वजह से उनके शहीद हो जाने का डर तो हमेशा ही था, लेकिन रोना इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आतंकवादियों ने उनकी पत्नी और 8 साल के मासूम बच्चे को भी मार डाला। कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर शहर में पहुंचा तो हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल गाड़ियों का काफिला है। अगल बगल बाइक से लोग एक बार एक झलक देखने के लिए कर्नल विप्लव को आए हैं। और इधर दुर्गेश दिखाइए, आगे आगे वो गाड़ी है और इसके बगल में जो काफिला है वो आपको दिखाई देगा कि पूरा शहर जो है वो पटा पड़ा है और हर कोई कर्नल विप्लव शहीद अमर रहे, कर्नल विप्लव अमर रहे के जयघोष के साथ जो है वो बढ़ रहा है। इन हाथ जोड़े हुए लोगों को देखिए। सड़क के किनारे सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे, ऐसे ही हाथ जोड़े शहीद को प्रणाम करने के लिए। इसके बाद पार्थिव शरीर घर पहुंचे तो कर्नल विप्लव त्रिपाठी के माता पिता अपने जवान बेटे, बहू और पोते को इस हालत में देख नहीं पाए। बताया गया कि वो बार बार बेहोश हो रहे थे, इसलिए तुरंत पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर परिवार वालों ने जब दर्शन कर लिया तो अब फिर जो है घर के बाहर ऊपर छतों में देखिए ऊपर कैसे भीड़ है और लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और ये कर्नल विप्लव का जो पार्थिव शरीर है वो अब उस गाड़ी में रख दिया गया है कि जो उनकी पत्नी हैं उनके ऊपर एक चुन्नी डाल दी गई है और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये तीसरा पार्थिव शरीर है, ये उनके बेटे का है, वो अब ले जाया जा रहा है रामलीला मैदान के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। रायगढ़ के जिस रामलीला मैदान में कर्नल त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे के शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, वहां हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। पहले से ही विप्लव त्रिपाठी अमर रहे की नारेबाजी हो रही थी। विप्लव त्रिपाठी अमर रहे, विप्लव त्रिपाठी अमर रहे। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव का पार्थिव शरीर, उनके बेटे और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके घर से अब रामलीला मैदान में लाया गया है। रायगढ़ के इस रामलीला मैदान को देखिए और यहाँ जितनी भीड़ है उसको देखिए और समझिए कि वीर सपूत विप्लव त्रिपाठी को कितने लोग देखना चाहते हैं, कितने लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। जरा दिखाइए उस मंच को जहां पर पार्थिव शरीर रखा है और कितने लोग हैं जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज रायगढ़ शहर में उमड़े हैं।
भारत में शहीदों को हमेशा ऐसा सम्मान और प्यार मिलता रहेगा, क्योंकि इस धरती ने न जाने ऐसे कितने वीर सपूत पैदा किए हैं। इसी हमले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के खारग्राम के रहने वाले राइफलमैन श्यामल दास भी शहीद हुए हैं। असम के जोरहाट के रहने वाले राइफलमैन सुमन स्वारगियारी भी शहीद हुए। दोनों के पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचे, जहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ इस हमले में 4 और जवान शहीद हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह हमला किसने और क्यों किया। हमले की संयुक्त जिम्मेदारी पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट यानी एमएनपीएफ ने ली है। इस हमले के साथ ही चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि पीएलए अचानक से एक्टिव हो गया है। पहले पीएलए एक एक्टिव ग्रुप हुआ करता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों से वो निष्क्रिय था। शनिवार को हुए आतंकी हमले को आप अलग इस तरीके से देखिए कि इसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बच्चा भी मारा गया। 1990 के दशक में मणिपुर में नागा और कुकी के बीच हुई झड़पों में महिलाओं और बच्चे मारे जाते थे, लेकिन तब से अब तक ये पहला हमला है जिसमें भारतीय सुरक्षा अधिकारी के परिवार के किसी सदस्य की मौत हुई हो। हालांकि बाद में इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पीएलए और एमएनपीएफ ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कमांडिंग ऑफिसर के साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी था। लेकिन अब इस तर्क के कोई माने नहीं है। यहाँ ये समझ लीजिए कि ये पीएलए अब है क्या और इसकी स्थापना कब और कैसे हुई। पीएलए की स्थापना 25 सितंबर 1978 को इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। यूएनएलएफ यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से अलग होकर यह ग्रुप बना था। बाकी दूसरे ग्रुप्स की तरह पीएलए भी मणिपुर को भारत से अलग करने के सपने देख रहा था। पीएलए के कैडर्स को एनएससीएन यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ट्रेनिंग देता है और ये भी मार्क्सिस्ट विचारधारा का ही एक संगठन है। म्यांमार में इस संगठन के कई सारे कैंप्स हैं और ये वहीं से ऑपरेट करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस खतरनाक आतंकी संगठन को हथियार और बाकी दूसरी मदद देता कौन है। देखिए आप रिपोर्ट में। ये चीन की सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए। चीनी प्रोपेगेंडा की ये तस्वीरें दुनिया ने कई बार देखी, लेकिन मणिपुर में एक आतंकवादी संगठन ऐसा है जो इस सेना से इतना प्रभावित है कि उसने भी अपना नाम इसी के नाम पर पीएलए रख दिया है। इसी आतंकवादी संगठन ने मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन की स्थापना के वक्त कैडर की ट्रेनिंग चीन की सेना यानी पीएलए में हुई थी। चीन की सेना के नाम पर ही इस संगठन ने अपना नाम पीएलए रखा था कि कहीं इस हमले के पीछे चीन का तो हाथ नहीं है। पिछले कई सालों की बात करें तो किसी भी मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन ने सेना के किसी भी बड़े अफसर की परिवार को निशाना कभी नहीं बनाया है। और इस बार जो हमले की जिम्मेदारी मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ली है, उसके बारे में आपको बता दें कि इस संगठन की स्थापना जब 70 और 80 के दशक में हुई थी तो इससे कैडर की ट्रेनिंग कहीं और नहीं बल्कि चीन की पीएलए सेना में दी गई थी। ये चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक का एक ट्वीट है। इस पत्रकार का नाम हु शिजिन है, जिसमें वो पूर्वोत्तर के राज्यों के अलगाववादी संगठनों को समर्थन करने की धमकी दे रहे हैं। ये ट्वीट पिछले साल यानी अक्टूबर 2020 का है, जिसमें हु शिजिन ने लिखा है, भारत की सामाजिक शक्तियां ताइवान के खिलाफ खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि हम पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं और सिक्किम की स्वतंत्रता की बहाली भी कर सकते हैं। यह हमारा संभावित प्रतिशोध हो सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, उनका देश कमजोर है। ये ट्वीट भले ही 1 साल पुराना हो, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों के अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों को चीन के जरिए हथियारों और फंडिंग की रिपोर्ट सामने आती रहती है। साल 2015 में मणिपुर में ही हुए सेना के काफिले पर बड़े हमले में एक विदेशी आर्म्स डीलर की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। म्यांमार बॉर्डर पर सक्रिय उग्रवादी संगठनों के कई बार तार चीन और दूसरे बाहरी देशों के साथ जुड़े हुए पाए गए हैं। वर्ष 2015 में जब भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के काफिले पर मणिपुर में हमला हुआ था तो उस दौरान तो उग्रवादियों को जो हथियारों की सप्लाई थी वो भी एक विदेशी आर्म्स डीलर ने की थी। ये ट्वीट बताता है कि इन उग्रवादी संगठनों को चीन का समर्थन प्राप्त है।
ये भारत में ऐसी वारदात करने के बाद म्यांमार में भाग जाते हैं। पिछली बार जब इन्होंने डोगरा रेजिमेंट पर हमला किया था तो भारत ने म्यांमार सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।